अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पिशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंची मेरी आवाज, सबको मैं कहता हूं सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज पीर 28 रमजान मुबारक 1445 हिजरी, अप्रैल की 8 तारीख सन 2024 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा आदिल। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद का म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीकेंड भी बहुत अच्छा सा गुजरा होगा। द हॉलीडेज आर इन द एयर और द हॉलीडे फीलिंग इज इन द एयर फॉर श्योर। वी आर इनटू द लास्ट 2 वर्किंग डेज। पहले कुछ बेशरम लोगों ने बता दिया था कि ट्यूसडे से ऑफ शुरू हो जाएगा, लेकिन बहरहाल जी लास्ट 2 वर्किंग डेज ऑफ द वीक, बट दिस टू शैल पास एंड दिस सॉन्ग शैल पास एज वेल। तो इसमें तकरीबन कोई 80 सेकंड्स रह गए हैं, तो ये गाना सुन लेते हैं नबील की आवाज में और फिर उसके बाद एक ब्रेक की जाने पड़ेंगे। वापस आके प्रोग्राम अपना कंटिन्यू करते हैं। इफ यू विश टू पार्टिसिपेट इन द प्रोग्राम यू कैन ट्वीट मी विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। गाइस एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील एंड गुड मॉर्निंग। इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है। चलें जी, ग्रेट, हियर वी गो नाउ। और हाँ, ये तो मैं बताना भूल गया आपको कि यस वी आर ऑन फेसबुक एज वेल। और अगर आप फेसबुक में भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और अगर आपने जो है वो अभी तक कहते हैं ना कि या आपको पता नहीं है, तो मैं बताता चलूं आपको कि हमारा एक फेसबुक का जो है ना वो पेज भी है जिसको हम कहते हैं द सनराइजर्स कम्युनिटी। ऑलराइट, द सनराइजर्स कम्युनिटी। पता नहीं, मैं जब भी इस पेज पे जा रहा होता हूँ, वो इमरान कुरैशी साहब ने एक शरारत में मैंने हमारे मीटअप पे गाना गाते हुए की एक वीडियो है, वो पता नहीं वो मेरी हमेशा टाइमलाइन पे टॉप पे आ जाती है वो। लेकिन बहरहाल चलें जी, अब्दुल रज़ाक साहब, ये वही वाले अब्दुल रज़ाक साहब हैं ट्विटर वाले जिन्होंने यहाँ भी काफी रौनक लगाई हुई। आई रियली डोंट नो, बट नहीं, आई थिंक तस्वीर में बड़ा फर्क है, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ी रौनकें लगाई हुई इन्होंने यहाँ पे। वेरी गुड। मुझे तो अपना कमेंट भी नहीं मिल रहा कि मैंने आखिरी बार यहाँ कब पोस्ट किया था, लेकिन माशाल्लाह यार अब्दुल रज़ाक साहब के ग्रुप लग रहा है। वेरी गुड, ओके चलो जी, ग्रेट। हाँ, ये मिल गया मुझे मैसेज अपना, तो इसको मैं लगा देता हूँ अब यहाँ पे। और तारीख भी जो है वो मैं अब बदल देता हूँ ताकि आप फेसबुक पे भी जो है वो मैसेज कर सकें। और आज क्या तारीख है? 8 तारीख, 8th of April। गुड, चलो जी, और क्या सीन है? वेयर इज आवर हैशटैग नाउ? लेट मी फाइंड आउट कि हमें अपना हैशटैग भी अब मिलता है या नहीं, बिकॉज जाहिर है मुझे अंदाजा है कि अब तो इफ आई एम नॉट मिस्टेकन आई थिंक पाकिस्तान में और भी जगहों पर जो है वो अभी स्कूल्स वगैरह जो हैं वो बंद हो गए, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। कराची में तो पहले से ही छुट्टियां काफ़ी सारे स्कूलों में जो है वो शुरू हो गई थी। क्या यही सूरत हाल अब कंट्री भी है और वहाँ पर भी जो है वो ईद की तातीलात का आगाज़ हो गया है, क्योंकि कम अज़ कम मुझे अपनी टाइमलाइन से अंदाज़ा हो रहा है कि काफ़ी खामोशी सी है। ऑलराइट, ठीक है जी, ठीक है, जबरदस्त, आ गया जी। अपना हैशटैग जो है वो मुझे मिल गया है। और कौन है जी आज का पहला मैसेज हमें किसने भेजा होगा? जवेद साहब ने भेजा हुआ है। अप्रैल्स टोटल सोलर इक्लिप्स लाइव अपडेट्स। ऑलराइट, Mozambique ferry disaster kills more than 90. Very sad news from Mozambique, a country in southeastern Africa. अच्छा, America gets ready for the total solar eclipse. मैं देख रहा था यार ट्विटर टाइमलाइन पे जो है ना वो आ रहा था कि अच्छा, ये उन्होंने बेसिकली CNN का एक पेज शेयर किया है जवेद साहब ने, जिसमें अब अमेरिका में जो सोलर इक्लिप्स होने वाला है, अमेरिका के एक बहुत बड़े हिस्से जिसमें अमरीकी रियासत टेक्सास हो गई और फिर उसके बाद से टेक्सास के बाद ये आर्कांसो जाएगा और आर्कांसो से और नॉर्थ पे होता हुआ ओहायो वगैरह एंड ऑल और काफ़ी सारी स्टेट से गुजरता हुआ मिशिगन एंड देन परहैप्स इट विल बी एंटरिंग कनाडा। और कनाडा में जो है ये टोटल सोलर इक्लिप्स भी काफ़ी बड़े हिस्से में जो है वो देखा जा सकेगा। और मैं देख रहा था कि जी हमारी पाकिस्तानी टाइमलाइन जो है ना ट्विटर की, उसमें भी आ रहा था कि यार इस सोलर इक्लिप्स में ये होने वाला है, ये होने वाला है, फलाना हो रहा है, इस्तग़फ़ार पढ़ें, ये पढ़ें, वो हो फलाना। मैंने खैर उसमें बता दिया, मैंने कहा भाई पाकिस्तान में तो ये सोलर इक्लिप्स नजर ही नहीं आने वाला, अमेरिका अपनी खैर मना ले। कल अहमद साहब भी कोई वीडियो देख रहे थे यूट्यूब, जिसमें कोई सरदार जी एस्ट्रोलॉजर ये बता रहे थे कि अमेरिका पे ये सूर्य ग्रहण जो है ये बहुत भारी पड़ने वाला है, बहुत ही हानिकारक है।
अमेरिका की आर्थिक हालात के लिए, व्यवस्था आर्थिक और पता नहीं राजनीतिक व्यवस्था के लिए। उन्होंने कहा बड़ा बस सुनते रहो ये बातें तुम ना इन लोगों की, सीरियसली यार। चलें जी, मुनीब मकबूल साहब क्या कहते हैं? द टॉप 10 यूएस कंपनीज बाय रेवेन्यू 2023 वर्सेस 1994. Interestingly, 3 health companies lead the chart. Wow, 10 US companies by revenue. Interesting. So, Chevron number 1 पर है, McKesson number 2, Alphabet number 3 पे, Berkshire Hathaway is at, अच्छा Berkshire Hathaway का Hathaway ये उनकी है ना, वॉरेन बफेट साहब की. It is at number 4. CVS Health 322 billion. United Health Group. यार this is actually quite interesting यार. सबसे ज्यादा कि याद रहे अमेरिका में सबसे ज्यादा रेवेन्यू जो कंपनी बनाती है दैट इज वॉलमार्ट. ऑलराइट, वॉलमार्ट आप जानते हैं कि उनके बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, सुपर स्टोर्स हैं वॉलमार्ट के. बट वॉलमार्ट इतनी उनकी प्रॉफिटेबिलिटी उसकी बहुत ज्यादा नहीं है. उसकी रीजन ये है कि यार इट्स द मार्जिन, जो उनका नेट मार्जिन है बिजनेस करने का. बिकॉज जब भी आप ग्रोसरी वाले बिजनेस में होते हैं तो आपका मार्जिन एक्चुअली काफी थिन होता है एंड यू मेक मनी ऑन वॉल्यूम्स. नंबर 2 पे अमेजॉन है 514 अरब डॉलर के साथ. फिर एक्सॉन मोबिल, देन कम्स एप्पल एंड देन कम्स यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप. सो या अगर 1994 में देखा जाए तो सबसे बड़ी कंपनी होती थी जीएम, जनरल मोटर्स, देन फोर्ड एंड देन एक्सॉन. वाओ, हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड मैन, सीरियसली. यानी तीनों बड़ी कंपनियां उस जमाने में जो थी उनमें से एक भी कंपनी कोई टेक कंपनी नहीं थी. पहली टेक्नोलॉजी कंपनी तो मैं बोलूँ या टेलीकम्युनिकेशन कंपनी थी विच वाज इनफैक्ट वॉलमार्ट चौथे नंबर पे थी और 5वें नंबर पे AT&T आया करती थी. सो हाउ टेक्नोलॉजी हैज चेंज्ड थिंग्स अप मैन. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस मुनीब मकबूल साहब. देन वी हैव गॉट और मुनीब ये भी कहते हैं पाकिस्तान में थर्मल प्लांट को शमसी तवानाई में तब्दील करने के लिए चीनी फर्म्स के साथ $200 मिलियन की मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत हुए. इस मंसूबे के तहत हर साल 14 रुपए फी यूनिट की लागत से 400 मिलियन यूनिट बिजली पैदा होने की गुंजाइश है. बस चलें यार, अल्लाह करे जो भी करें ये सोच समझ के करें. बिकॉज इससे पहले तो नून लीग जब आई थी उनकी एनर्जी पॉलिसी ने पाकिस्तान को तबाही फेर के रख दी थी. इस बार अगर कुछ करें तो अल्लाह करे किसी और से करवाएं जो इनको हुकूमत में लाएं. ज़ाहिर दुआ हम यही करते हैं, किसी और से काम करवाएं. इनसे करवाया तो फिर तो तबाही है, फिर तबाही फेर के चले जाएंगे ये, इसलिए क्या बोला जा सकता है इनको. चलें जी. और मौलाना साहब क्या कह रहे हैं, अताउर रहमान साहब जी. ये क्लिप काफी पॉपुलर हुआ. मारूफ स्कॉलर मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने जो है वो कराची में बदअमनी की सूरत हाल पर रमजान की 27वीं शब को सिंध हुकूमत को दुआएं के बजाय बद दुआएं देने का ऐलान किया. अच्छा, मुझे लग ये रहा था कि ये मामला इतना नाजुक है. आपको पता है सिंध हुकूमत एक ऐसी हुकूमत है जिसको अपनी को खास, एक तो उन्होंने सिंध का जो हाल कर दिया, तबाही फेर दिया बिल्कुल, लेकिन उनको तनकीद भी पसंद नहीं है. और स्पेशली इफ तनकीद इज कमिंग फ्रॉम समवन एज पॉपुलर नाउ. हमें पता है कि जी हमारे जो सोशल मीडिया पे मशहूर तरीन स्कॉलर्स हैं, रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, उसमें मुफ्ती तारिक मसूद साहब जो हैं वो इस वक्त डेफिनेटली टॉप पर आते हैं. और वो जो देवबंदी स्पेस तारिक जमील साहब के गोशा नशीनी में जाने की वजह से ख़त्म हो गई थी, स्पेशली नौजवानों में, उसमें जो है वो तारिक मसूद साहब ने उसको काफ़ी ज़बरदस्त कैप्चर किया है. और बड़ा इनका बिजी सोशल मीडिया पेजेस हैं और जितने भी इनके प्लेटफॉर्म्स हैं उनको भरपूर इस्तेमाल कर रही है इनकी टीम. सो उन्होंने उनका ये बयान भी मैंने देखा और मेरे ख्याल से आई थिंक इनकी जो अल्फाज निकल रहे थे वो मेरे ख्याल से हर कराची में रहने वाले शख्स के जो है वो जज्बात की अक्कासी कर रहे हैं, सिवाय उन चंद लोगों के जो शायद पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करते हों. लेकिन वाकई हालात बहुत परेशान कुन हैं और इतने रूथलेस हो चुके हैं इस वक्त. स्ट्रीट क्रिमिनल इतने रूथलेस हो गए हैं कि आपकी जरा सी मज़ाहमत भी जो है उसको वो अपने लिए खतरा समझ के गोली मार देते हैं. और जाहिर है देखो, मेरे लिए ये बात सोचना इंतहाई नाकाबिल यकीन है कि किसी भी हमारे लोकल्स की सपोर्ट के बगैर या कानून नाफिज करने वाले इदारों की कनाइवेंस के बगैर ये मामलात कैसे हो सकते हैं. अब इनकी रेपुटेशन इतनी खराब हो चुकी है पुलिस की कि अभी गुलशन मेमार में एक सुना है कि एक घर में डाकू घुसाए थे और पुलिस ने जो है वो मुकाबला करके, तो उस पर किसी ने कमेंट लिखा हुआ था कि यार बगैर ऑथराइजेशन के किया होगा इन्होंने. तो ये इनके हालात हो गए हैं. बहरहाल जी, मौलाना साहब ने जो बात बोली है वो हमसे काफी लोगों की जो है वो दिलों की आवाज है. अल्लाह बेहतर करे. आगे बढ़ते हैं. अताउर रहमान साहब और क्या शेयर करते हैं. आप कहते हैं मिथ, किंग कोबरा इज द मोस्ट वेनमस एनिमल इन द वर्ल्ड. फैक्ट, बॉक्स जेलीफिश इज द मोस्ट वेनमस एनिमल इन द वर्ल्ड. यानी हम समझते थे किंग कोबरा जो है वो बड़ा
खतरनाक एक सबसे जहरीला जानवर है दुनिया का, लेकिन पता ये चला कि बॉक्स जेलीफिश जो है, बॉक्स जेलीफिश इज द मोस्ट वेनमस एनिमल इन द वर्ल्ड. लेकिन मैं आपको इससे भी ज्यादा जहरीला जानवर का बताता हूँ अताउर रहमान साहब, और पता है ना वो कौन है? वो है इंसान. इंसान. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? मोहसिन अजहर सिद्दीकी साहब कहते हैं एक्सरसाइज इज द मोस्ट पोटेंट एंड अंडर यूटिलाइज्ड एंटी डिप्रेसेंट एंड इट्स फ्री. एब्सोल्युटली सर. मोहसिन अजहर साहब हमारे पेसर चैलेंज को टॉप करने वाले हर महीने, उनका बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है कि इट इज द मोस्ट पोटेंट एंड अंडर यूटिलाइज्ड एंटी डिप्रेसेंट. आपको डिप्रेशन से बचाने के लिए जो बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इज एक्सरसाइज माय फ्रेंड्स, एक्सरसाइज. चलें जी. और कौन है? जाहिदा शाहीन कहती हैं अस्सलाम वालेकुम सर, हमारे लीडर की जेल में ईद गुजरेगी, सब नीचे दिए गए एड्रेस पर ईद मुबारक भेजें. अच्छा जबरदस्त. ये अडियाला जेल का एड्रेस लिखा हुआ है, वहां पे इमरान खान को ईद मुबारक के कार्ड भेजें सब. ओए होए, ये इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है यार. अच्छा जी कौन है? हे गाइस, आई एम न्यू हियर, टुडे इज माय फर्स्ट डे इन द कम्युनिटी. 107.4 इज अ ग्रेट चैनल. ओके, ये कौन है? मूसा कमर साहब. मूसा कमर साहब, थैंक यू सो मच. और आपने बड़े खूबसूरत से टेम्पलेट के ऊपर हमको जो है ये मैसेज बना के भेजा है. सर खुश रहिए आप, और आपने हमारे चैनल के लिए पसंदीदा का इजहार किया. थैंक यू सो मच. अदील भाई, स्कूल्स आर क्लोज्ड इन इस्लामाबाद एज वेल. मियां अब्बास कहते हैं ऑलराइट. अमजद साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अदील भाई, मेरा एफएम टीम फ्रॉम टाउन मंदरा, हाउ आर यू फीलिंग टुडे? आर यू डूइंग शो फ्रॉम इस्लामाबाद? वेयर इज द एफएम ऑफिस लोकेटेड? अब यार लोकेशन तो मैं आपको नहीं बता रहा, लेकिन yes it is there is a studio in Islamabad and I think the Islamabad studio is busier than our Karachi studio now. लेकिन मैं इस वक्त कराची में मौजूद हूँ और मैं आमतौर से कराची में ही प्रोग्राम करता हूँ. even though I really look forward to going to Islamabad, और जहाँ कहीं मुझे जरा सा भी मौका मिलता है मैं उड़ के इस्लामाबाद पहुंचने की कोशिश करता हूँ, लेकिन इस वक्त मैं कराची में हूँ. रमजान में जनरली आई डू नॉट ट्रैवल. ये मैंने आज से कई साल पहले, या वैसे पता हुआ ये आज से कई साल पहले मैंने जून का महीना था मेरे ख्याल से, और मुझे रमजान में लाहौर जाना पड़ गया था. और यार बस हो गई थी. मैंने कहा यार ये कितने जन्नती लोग हैं लाहौर के, यानी इस गर्मी में रोजे इनके होते हैं. यानी कराची में भी गर्मी पड़ती है यार. और कल का रोजा मेरा वाकई बड़ा टफ था यार, बिकॉज हमारी जो बड़ी खाला है उनका, जो मेरे सर्कल में उन सबको पता होगा जी, हमारी जो बड़ी खाला है उनका परसों रात इंतकाल हो गया. तो कल उनकी ज़ोहर में तदफीन और ये सब सिलसिला था. तो जाहिर है फिर कल दोपहर तकरीबन पूरी दोपहरी जो है वो बाहर गुजरी थी. एंड कल शदीद गर्मी थी और कल का रोजा बड़ा मुश्किल था. तो वो मुझे याद है जून में एक दफा लाहौर जाना हुआ था मुझे रमजान में. वो एक कंपनी के साथ मीटिंग थी और वो भी थी एक कसीरुल कौमी कंपनी थी, तो वो टाइम भी उनके पास इसी वक्त था, वरना उसके बाद उनको बिजी हो जाना था. तो हमने कहा फिर चलो चलते हैं यार. तो हमारा वो एक दिन पूरा बिजी रहा था उनके साथ, और हमें कहीं और जगहों पे विजिट भी करना था एंड ऑल. और वो इतना मुश्किल रोजा, मैंने उस दिन डिसाइड कर लिया, मैंने कहा कुछ भी हो जाए यार, अब रमजान में ट्रैवल नहीं करना, रमजान घर में गुजारें यार. हैदर अली साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, 2 days आर गोइंग टू बी हेक्टिक, प्रे दैट इट विल बी पास्ड इजीली. इंशाल्लाह सर, मुझे पता है आप ब्रांच के आदमी हैं. और यार नोटों की क्या अपडेट है? वैसे नोटों की इस बार तो कोई जिक्र भी सुनने में नहीं आ रहा. हमारे घर में भी किसी ने डिमांड नहीं किया यार. मुझे लग रहा है परसों ख्याल आएगा ईद वाले दिन, कहाँ हैं करारे नोट. मैंने कहा यार जब किसी ने मांगे नहीं तो फिर मैं कैसे दूं. लेकिन बताएं अपडेट क्या चल रही है. अहमद जफर साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, लिसनिंग टू यू फ्रॉम लाहौर. अदील भाई कैसे हैं आप? आज कल रमजान में जॉगिंग कर रहे हैं आप? मुझे कॉलेज में ईद की छुट्टियां, मेरे कॉलेज में ईद की छुट्टियां हो गई हैं. अहमद को हो गिन है छुट्टियां या आज वो गया है? अहमद तो घर, अहमद प्राइवेट पढ़ता है. अहमद का जो ए लेवल्स में अपियर, वो ओ लेवल्स ए लेवल दोनों में प्राइवेट अपियर हुआ था. उसकी तो रोजाना छुट्टी होती है, रोजाना पढ़ाई भी होती है, तो इसलिए वो कोई टेंशन नहीं है. बाकी जहां तक ताल्लुक है, नहीं, मैं रमजान में बिल्कुल जॉगिंग का ब्रेक लेता हूँ. और मैं इस वक्त रियली कैन नॉट वेट. ये आखिर के जो 4-5 दिन होते हैं ना, इसमें मेरी जो क्रेविंग होती है ना कि यार मुझे दोबारा से कसरत शुरू करनी है, वर्जिश शुरू करनी है और रनिंग वनिंग शुरू करनी है, मुझे ना उसकी बड़ी बेचैनी हो जाती है आखिरी 3-4 दिन में. और आई रियली कांट वेट. इंशाल्लाह कोशिश यही है ईद के तीसरे दिन से हमारा पार्क जो है ना वो खुल जाता है, और हो सकता है मैं जुमे की सुबह, जब से हमारा शो भी रिज्यूम होगा, ऑफ कोर्स ईद के पहले दिन इंशाल्लाह शाम में शो होगा, दूसरे दिन छुट्टी हो जाए, तीसरे दिन मेरे ख्याल से हमारी नॉर्मल ट्रांसमिशन का आगाज हो जाता है. सो मैं कोशिश यही करूंगा कि मैं सुबह पार्क पहुंच जाऊं और अपनी रनिंग को जो है वो एक बार फिर से रिज्यूम करूं. जरीन अवान कहते हैं गुड मॉर्निंग फ्रॉम विलेज बागदरा, एबटाबाद. क्या बात है भाई. चलें आपको भी हम लिए चलते हैं ब्रेक की जानिब और मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Alright, that was Abda Parveen and Atif Aslam with Noor Azal. वैसे यार ये बात है,
आतिफ और इनकी आपदा परवीन की ये जो कॉम्बिनेशन है और जुगलबंदी है, आई थिंक दीज टू हैव प्रोड्यूस्ड दीज टू मास्टर्स इन देयर फील्ड, नो डाउट अबाउट दैट. उन्होंने बड़े जबरदस्त कुछ कलाम जो है वो प्रोड्यूस किए और एक दो के तो मैं बहुत बड़ा फैन हो गया हूँ यार, बहुत मजा आ रहा है मुझे सुनने में. बट बहरहाल चलें जी. खुर्रम आबिद साहब के साहबजादे ने, जब मैंने बोला ये बात कि जी जेलीफिश से भी ज्यादा खतरनाक, बॉक्स जेलीफिश से भी ज्यादा खतरनाक जानवर का नाम इंसान है, तो उनके साहबजादे स्पेसिफिक हो गए. उन्होंने कुछ एक इंसान का नाम लिया, मुझे वो मैं इस वक्त ले नहीं रहा, लेकिन मैंने फिर उनको एक और इंसान का सजेस्ट किया. लेकिन बहरहाल इस पे जब तक हम उनकी टॉक्सिसिटी और उनकी पॉइजनोसिटी मुझे नहीं पता इसके लिए क्या वर्ड होता होगा, जब तक वो हम टेस्ट नहीं कर लेते तब तक बताना जरूरी. लेकिन इन दोनों शख्सियात के दरमियान बहुत शदीद मुकाबला जो है ना वो डेफिनेटली होगा. अच्छा जी, इसके अलावा खुरम ये भी कहते हैं ऑल स्कूल्स एट गुलशन आर क्लोज बट माय सन स्कूल हेड स्टार्ट इज ओपन. ओह माय गॉड एंड माय सन इज लाइक व्हाई. यार वैसे वाकई सवाल ये बनता है व्हाई. ओके जी, और क्या सीन है? डॉक्टर नौशीन थैंक यू सो मच. इसके अलावा अतर साहब थैंक यू सो मच, आपने हमारी खाला की वफात के हवाले से ताज़ियती पैगामात जो है वो भेजें. और इसके अलावा आपने कहा 101.7 पे फुल टाइम इंडियन सॉन्ग्स थे, कल रात अलाउ हो गए हैं. मेरे ख्याल से इंडिया के लिए आजकल जितने हम सॉफ्ट कॉर्नर क्रिएट कर रहे हैं अपने मुल्क में, इंडिया तो हमें जो है ना वो घास भी नहीं डाल रहा. लेकिन हमारे यहाँ आप जानते हैं जिस तरह के बयानात आ रहे हैं, तो देखें एक बात तो जो है डॉक्टर साहबा वो ये कि इंडियन सॉन्ग्स पे कभी कोई एलानिया पाबंदी पर से थी नहीं. ये पुलवामा अभिनंदन एपिसोड के बाद जो है वो वहाँ पे जरा पाबंदियां लग गई थी, चैनल्स ने खुद भी कुछ अपने ऊपर पाबंदियां लगा ली थी. लेकिन उसके बाद से कभी कोई सच कोई चीज़ आई नहीं है कि आप इसको अभी भी जो है उन पाबंदियों को जारी रखें. सो हो सकता है चैनल्स अपनी डिस्क्रिशन का जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं. आई रियली कांट मैन, आई कांट वेट टू प्ले किशोर कुमार ऑनेस्टली. और क्या सीन है? चलें जी, कहाँ गए मैसेजेस आप लोगों के? ड्रिंकिंग व्हाइट और ग्रीन टी एवरी डे विल मिनिमाइज द एनवायरमेंटल डैमेज डन टू योर स्किन एंड मिनिमाइज फाइन लाइंस एंड रिंकल्स. अच्छा, यानी चाय पीने से, अच्छा आपने कहा चाहे आप सफेद चाय पिए या फिर काली चाय पिए, आपके जो चेहरे पे झुर्रियाँ आ जाती हैं और माहौलियाती जो तबाही होती है आपके चेहरे पे वो कम हो जाएगी. ओके, आई डोंट नो, चलो कहते हो तो मान लेते हैं यार, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस. अच्छा जी, अबू बकर्स क्रेसेंट स्कूल लाहौर इज आल्सो ओपन, कमिंग बैक, इट्स हार्ड टू वेक अप एंड ड्रॉप हिम स्कूल विद हाफ आईज क्लोज्ड. ओए हाय, वेरी सैड, वेरी सैड. ऑलराइट, इसके अलावा ठीक है, जिन जिन के स्कूल्स खुले हुए हैं उनके साथ मेरी हमदर्दी उन बच्चों के साथ. और बाकी क्या सीन है? वैसे वाकई आई मीन ऑनेस्टली स्पीकिंग छुट्टी मोड तो जो है ना वो ऑन हो. रमजान के एंड में आके ना वो हो जाता है, आखिरी 4-5 दिन रमजान के जो है ना वो जरा लोगों के कटते भी जरा मुश्किल से ही हैं. लेकिन बस गुजर जाएगा इंशाल्लाह, ये वक्त गुजर जाएगा. फिर रमजान चला जाएगा तो उसको याद करेंगे यार, हम ऐसे ही होगा, हम याद करेंगे. मैं आज सुबह ही सोच रहा था कि मेरा जो वो एक थोड़ा लर्निंग का टाइम होता है, सहरी से लेकर जब मैं अपने शो पे 1 घंटे का टाइम होता है लर्निंग का, मैं आज जब अपना कंप्यूटर शट डाउन कर रहा था और अपने वो सारी चीज़ें बंद कर रहा था, लाइट वाइट बंद करके ड्राइंग रूम अपने स्टूडियो से निकल रहा था, तो मैं यही सोच रहा था कि यार परसों से ये माहौल बदल जाएगा और फिर वो ज़ाहिर जो सीखने सिखाने का टाइम फिर वो सुबह का नहीं रहेगा. लेकिन सुबह का टाइम वो बड़ा पुरसुकून टाइम यार, सब सो रहे होते हैं घर में और आराम सहरी के बाद सब सो जाते हैं, आप सिर्फ जागे हुए होते हैं. कितना कंसंट्रेशन का टाइम होता है यार. ओए ओए होए होए होए, क्या बात है. एडवांस ईद मुबारक. शहजाद अहमद साहब कहते हैं भाई आपको भी ईद मुबारक. इसके अलावा आमिर ताज कहते हैं ईद मुबारक एडवांस में, इंशाल्लाह नेक्स्ट मंडे से आपकी खूबसूरत आवाज सुनने को मिलेगी. मेरी खूबसूरत आवाज ये अभी भी सुन सकते हैं, लेकिन चले मर्जी है इनकी, नेक्स्ट मंडे सुन लीजिएगा यार. इसके अलावा आज तो अदील भाई आप कोई अच्छी सी गजल सुना दें अपनी आवाज में, साहिल लुधियानवी की. देखो यार साहिल लुधियानवी, अल्लाह गरीक रहमत करे उनको, वो क्यों आप चाह रहे हैं कि उनको कोई तकलीफ हो मरने के बाद? मैं अगर उनकी अपनी आवाज में उनकी वो गजल वगैरह गाना शुरू कर दूं, और अभी यार अभी आपको पता है जरा रूहानी माहौल है, रमजान का 2 दिन की बात और है, वरना आपको मेरी आवाज सुननी है यार. वो हमारे इमरान कुरैशी साहब ने गाना लगा दिया मेरी आवाज में, वो आप सुन लीजिए बस, इससे ज्यादा और मैं क्या बोलूं. मार्क ज़करबर्ग, को-फाउंडर एंड CEO ऑफ मेटा प्लेटफॉर्म, हैज नाउ बिकम द 3rd richest person in the world with the net worth of 184.3 billion. हाँ भाई, हमारे ये जो इलॉन मस्क भाई हैं, नहीं इलॉन मस्क नहीं, हाँ इलॉन मस्क भाई, वो थोड़े से गरीब हुए हैं यार. अभी पता चला आपको, वो एक रॉयटर्स अखबार या रॉयटर्स न्यूज एजेंसी जो है उसने एक रिपोर्ट रिसेंटली पब्लिश की अब से कुछ दिनों पहले
टेस्ला के हवाले से, और उनका कहना ये है कि टेस्ला ने ये डिसाइड किया है कि उनका प्लान ये था, इलॉन मस्क ने ये कहा था कि यार हमें एक टेस्ला का सस्ता वर्जन बनाना पड़ेगा जो कि मासिस की कार होगी. देखो टेस्ला अभी भी अमेरिका में भी अगर आप जाएं, यानी कि जो उनकी बड़ी मार्केट्स हैं, अगर आप अभी भी वहां पर जाएं तो आपको अंदाजा ये होगा कि ये थोड़ी सी एक प्रीमियम ब्रांड है. आई मीन थोड़ी सी जो सेमी एलीट या एलीट लोग जो है ना वही चला रहे होते हैं टेस्ला. उनके कोई सा भी मॉडल आप उठा रहे हैं, मॉडल 3 उठा लें, जिनका सबसे सस्ता मॉडल 3 है, एक्स वाई और पता नहीं जो है इनके. इसमें आप जाएंगे तो आपको अंदाजा होगा तो और महंगी होती जाती हैं. तो उन्होंने एक सोचा था कि यार एक सस्ता मॉडल बनाएंगे, लेकिन हुआ ये, रॉयटर्स का ये दावा है कि टेस्ला ने इंटरनली एक ईमेल निकाल दिया जिसमें उन्होंने लोगों को ये बोल दिया है कि भाई अब हम ये जो सस्ता वाला मॉडल है ये फिलहाल नहीं बना रहे, बिकॉज इलॉन मस्क को इस बात का अंदाजा हो गया है कि ही कैन नॉट कम्पीट विद द चाइनीज कंपनीज. नाउ चाइनीज कंपनीज ने आके जो तबाही फेर दी है, तबाही फेरने से मुराद ये जो डोमिनेशन उनकी जो हो गई है इस वक्त ईवी मार्केट में, इस सेगमेंट में, वो अब मेरे ख्याल दुनिया की कोई भी कंपनी इसको फिलहाल तो आने वाले चंद सालों में या मे बी इन अ डेकेड और सो उसको कैचअप नहीं कर पाएगी. तो मस्क ने एक स्मार्ट कॉल ली है ये, इवन दो इलॉन मस्क इज पब्लिकली डिनाइंग इट. उसने ट्वीट भी किया, रॉयटर्स लाइक ऑलवेज इज रॉन्ग, लेकिन फिर भी कोई ना कोई हकीकत जरूर है इसके पीछे. तो उनके शेयर प्राइस में काफी कमी आई है और मेटा के शेयर जो है वो रिसेंट टाइम्स में ऊपर गया. देखिए मैं अक्सर आप लोगों से ये बात बताता रहता हूँ कि ये जो दुनिया के अमीर तरीन लोगों की फहरिस्त आती है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो इन लोगों की जो मेन इनकी वेल्थ की वजह जो होती है वो इनकी मुख्तलिफ कंपनियों में या इनकी अपनी कंपनियों में शेयर होल्डिंग होती है. सो यानी इफ इलॉन मस्क लेट्स से ओन्स 20% ऑफ टेस्लास शेयर, तो टेस्ला का शेयर ऊपर जाएगा तो इलॉन मस्क की दौलत भी ऊपर जाएगी. टेस्ला का शेयर नीचे आएगा तो इलॉन मस्क की दौलत जो है वो भी नीचे आएगी. ऑलराइट, रेहान अलवी साहब का मैसेज आया है, FPS is also on and Simra is also saying why? वैसे वाकई सीरियसली. अच्छा मुझे बताइएगा कल छुट्टी है क्या, या स्कूलों ने कल भी जो है वो जिद में स्कूल खोलने का इरादा किया, जरा ये मुझे बताइए. यानी अगर वाकई अगर कल छुट्टी है तो यार अगर एक दिन की छुट्टी दे देते तो क्या ऐसा फर्क पड़ जाना है. यानी सीरियसली छोटी क्लासों में तो वही उनको वो पेंटिंग ही बनवानी है, वो पिंक डे बनाना है और येलो डे और वो कटिंग करा के वही पोस्ट पेस्टिंग करनी है. आज तो टीचर्स का भी मूड नहीं हो रहा, बिकॉज टीचर्स भी तो इंसान है ना यार, टीचर्स भी तो इंसान है. बिल्कुल. और जो कल भी छुट्टी नहीं है, ओए खुर्रम का मैसेज आया यार, यानी जबरदस्त यार, बहुत मेहनत हो रही है भाई. कौन सा स्कूल है, हेड स्टार्ट स्कूल, बहुत मेहनत हो रही है. यानी बिल्कुल ईद के दिन ना बुला लेंगे ये बच्चों, जरा नमाज पढ़ के आ जाइएगा, आज आपकी एक्स्ट्रा क्लास होनी है. यू नेवर नो मैन. लिए चलते हैं, आपको ब्रेक की जाने मिलते हैं इस ब्रेक के बाद. अच्छा ओहो, FPS भी कल खुला हुआ है. वह FPS भी बड़ा मेहनत करवा रहा है बच्चों पे आजकल. चैलेंज ही वेरी गुड. मिलते हैं इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील एंड गुड मॉर्निंग. इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. ऑलराइट, व्हाट्स द सीन, व्हाट्स द सीन. हम क्या बात, हाँ एक और स्कूल का पता चला है मुझे, स्मार्ट स्कूल जो है वो भी खुला हुआ है यार. तो काफी सारे स्कूल्स खुले हुए तो मुझे लग रहा है ठीक है. अब वो तमाम बच्चे जो दुखी हैं आज स्कूल खुलने के हवाले से, उनको सिर्फ ये बताइए कि यू आर नॉट अलोन, यू नेवर वॉक अलोन. राइट, कल तो ड्रॉ हो गया यू नेवर वॉक अलोन वालों का. सो चलो ठीक है, आगे बढ़ के बात करते हैं. जीशान बेग साहब ने तस्वीर भेजी है, सहरी की चाय आदत है और इफ्तारी के बाद चाय इश्क. वाह क्या बात है. वैसे वाकई सीरियसली इफ्तारी के बाद चाय, आई डोंट नो. अभी मैं रिसेंटली इफ्तारी में गया था और मैं उसमें देयर वाज नो चाय देयर, एंड व्हेन आई केम बैक आई वाज लाइक द फर्स्ट थिंग आई सेड, मैंने अहमद को बोला कि हमारे शाम में हमारे साहबजादे अहमद जो है वो चाय बनाते हैं. मैंने कहा अहमद चाय दो. अचानक उसका मुझे उसने सवालिया निशान से देखा कि यार पेट भर गया, चाय भी नहीं पी आपने. मैंने कहा यार नहीं थी चाय भाई, नहीं दी उन्होंने चाय, सर्व नहीं की. हैरत है. मैंने कहा हाँ मुझे भी हैरत है, बनाओ फौरन चाय, शाबाश. तो यार बड़ी जरूरी चीज है यार. अच्छा जी, पता नहीं क्या मजाक चल रहा है ऑफिस और स्कूल की ईद वेकेशन पर. सलमान काजी, अबे भाई जब हुकूमती मजाक है तो फिर तो बाकी हर जगह तो सानवी मजाक है. जब असल मजाक आपके सामने ये इन फॉर्म में मौजूद है तो फिर बाकी चीजें तो बाद में आएंगी. चलो जी आगे बढ़ते हैं जल्दी से. आज के अखबारात में शामिल आम खबरों पर नजर डालते हैं. शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब गए हुए हैं, जहां पे उनकी सऊदी वली अहद से मुलाकात हुई है. दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल हुआ. शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का वजीर आजम के एजाज में इफ्तार डिनर. पाक सऊदी तिजारती सरमायाकारी के उमूर पर भी बातचीत.
मरियम नवाज की मुलाकात में मौजूद. वजीर आजम बहरीनी वली अहद से भी मिले. उम्रे के लिए मक्का मुकर्रमा पहुंच गए. रेलवे स्टेशन पर सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद ने उनका जो है वो इस्तकबाल किया. ठीक है जी. दुनिया के मुसलमान ममालिक के बहुत सारे जो हुक्मरान हैं वो इन दिनों सऊदी अरब आते हैं. और आपको पता है हमारे हुक्मरान तो आमतौर से, और अगर हुक्मरान हमारे उनका नाम के साथ शरीफ लगता हो तो फिर तो सऊदी अरब जाने का कोई चांस वो मिस नहीं करते. तो बहरहाल अल्लाह ताला इनकी उम्र जो है मतलब इनका उम्र जो है वो कबूल फरमाए. आमीन सुम्मा आमीन. और क्या सीन है जी, आगे बढ़ते हैं. डॉन ने अपनी लीड तहम आज मिडल ईस्ट के हवाले से बनाई है. वो कहते हैं सेबर रैटलिंग थ्रेटन्स ऑलरेडी टेंस मिडल ईस्ट. टॉप इरानियन ऑफिशियल वार्न्स ऑफ पॉसिबल अटैक ऑन इजरायली एम्बेसीज. एफएम Abdullahian says US missile used to attack Damascus consulate. IDF general defense minister say they are ready to deal with Iran. ये मामला काफी खतरनाक है, परेशान है इस वक्त ईरान के हवाले से. आप जानते हैं कि ईरान के जो वजीर खारजा हैं वो कल मस्कत में मौजूद थे, जहाँ पे उन्होंने हूती जो मलेशिया है उसके एक अहम कमांडर से जो है वहाँ मुलाकात की. अब अल्लाह आलम उसमें क्या डिस्कस हुआ क्या रहा, लेकिन खैर बहरहाल एक मेजर एस्केलेशन इसराइल की तरफ से हुई है. और ईरान ने ज़ाहिर है उनको इंगेज तो बहुत बुरी तरह किया है. इसराइल को शायद इस बात का आहिस्ता आहिस्ता एहसास हो रहा होगा कि ईरान ने उनको जो है ना वो किस तरह इंगेज करके और किस तरह फंसा दिया है. बिकॉज कल आपने ये देखा कि इसराइल ने एक मेजर अनाउंसमेंट की है, और उन्होंने अनाउंसमेंट जो है वो ये की है कि वो जनूबी गजा का जो मेन सिटी है खान यूनुस, वहाँ से उन्होंने सिर्फ अपना एक ब्रिगेड जो है वो छोड़ दी है और बाकी वो उस इलाके से दस्तबरदार हो गए हैं. और अभी काहिरा में मुज़ाकरात भी चल रहे हैं. अब उसमें पता नहीं है कि उसमें इसराइली मौजूद हैं या नहीं है, लेकिन कतरीज आर देयर. इसके अलावा हमास के नुमाइंदे आर देयर. CIA के हेड इज देयर एज वेल. एंड ऑफ कोर्स जनरल अबू फतह अल सीसी जो डिक्टेटर हैं इजिप्ट के, वो इन मुज़ाकरात में ज़ाती तौर से जो है वो इन्वॉल्व हैं. और आइडिया ये है कि जंगबंदी जो है वो अब शुरू की जाए. और क्योंकि देखिए नेतन्याहू इस वक्त, मैं शायद पहले भी प्रोग्राम में मैंने लास्ट वीक भी इसका जिक्र काफी दफा किया कि ही इज अंडर इमेंस प्रेशर राइट नाउ. हर वीकेंड पे ये इसराइली जो हैं ये बड़ी तादाद में उनके तमाम बड़े शहर जिसमें तेल अवीव हो गया और हाइफा हो गया, यहाँ पे जाके ये बड़ी तादाद में निकल रहे हैं. बल्कि इसराइली पार्लियामेंट के बाहर तो कल मैं पढ़ा था कि उन्होंने धरना भी जो है वो दिया हुआ है. बिकॉज वहां पे लोग, उनकी अब बस हो चुकी है. 6 महीने हो गए हैं और ये जंग जो है कहीं जाते हुए नजर नहीं आ रही. और ये कल जो खान यूनुस से इन्होंने अपनी फौजें निकाली और काफी सारे लोग फिर वापस खान यूनुस जो है वो अपने वो घर तो तबाह कर दिए उन जालिमों ने सब, लेकिन बहरहाल उन इलाकों में जो है वापस गए हैं. सो दिस इज टर्निंग इनटू अ मेजर एम्बैरेसमेंट फॉर द इजरायली आर्मी. और अब जब डस्ट जो है वो सेटल हो रही है, सो अ लॉट ऑफ पीपल हैव स्टार्टेड आस्किंग दिस क्वेश्चन कि ये 7 अक्टूबर को हुआ क्या था. इसराइल की जो माइटी आर्मी और इतनी इसराइल की जो पावरफुल, उनकी जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस एंड सुपीरियर जो उनकी फौज थी, वो किस तरह एक कहना चाहिए कि एक इतनी बेसिक लेवल पे ऑपरेट करने वाली एक फौज के हाथों उनको इस तरह की हजीमत उठानी पड़ी थी. सो बहरहाल जी आगे बढ़ते हैं. MQM का कहना यह है रेंजर्स को पूरे सिंध में कराची तर्ज के इख्तियारात दिए जाएं. तो भाई रेंजर, ये फैसल जरदारी कल मैं सुन रहा था, कल बड़ी जबरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे. तो भाई जब जरदारी साहब के नाम के आगे आप ठप्पे लगा रहे थे तो उस वक्त ये शर्त आगे रख देते, लेकिन जाहिर है क्या यार, इनकी भी क्या बात करें. आगे बढ़ते हैं जी. महंगाई 50 साल बुलंद तरीन सतह पर. बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा बड़ी वजह करार. रवां माली साल में शराब 26% रहने का इम्कान. 2025 में 15 और 2026 में 11.5% आएगी, ये कहना है वर्ल्ड बैंक ने अपनी एक रिपोर्ट में बेसिकली ये बताया. वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से बड़ी तफसीली रिपोर्ट जो है वो शाया की है, जिसमें पाकिस्तान की इकोनॉमी की जो तबाही भी रही है पिछले 2 साल में उसको उन्होंने बड़ी जबरदस्त अंदाज से जो है वो बयान किया है. आगे बढ़ते हैं जी. इमरान खान ने इस वीकेंड पे जो है वो जर्नलिस्टों से बात की अडियाला में, और आप जानते हैं कि बिल्कुल शेक करके रख दिया उन्होंने एक बार फिर से. और वही पॉइंट है, वही फैक्ट है कि यार वो जेल में बैठे हुए हैं, लेकिन अभी भी पाकिस्तान की सियासत का महवर जो है वो ज़ाहिर इमरान खान ही है. और इसमें जो है वो ज़ाहिर ये भी सिलसिला है कि PTI के अपने भी जो इख्तलाफात हैं ज़ाहिर है वो भी आमने सामने आते रहते हैं. मैं देख ही रहा हूँ कि हमारे अखबारात में जो है वो इमरान खान के बयानात इस वक्त तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप जानते हैं सोशल मीडिया में डिफरेंट तरीके से उनके बयानात को जो है वो देखा जा रहा है. लेकिन बहरहाल जी अली जैदी का क्या कहना है, मेरी खामोशी को गलती से कोई कमजोरी ना समझ बैठे. ओके. वलीद इकबाल कहते हैं इमरान खान के फॉर्मूले पर अली जैदी पूरा नहीं उतरते. अच्छा, अली जैदी आपको पता है कि बड़ी आजकल ट्राइयां मार रहे हैं किसी तरह PTI में वापस आ जाएं. हमारे, अगर आपको याद हो, रफ्तार में हम जब लाइव ट्रांसमिशन कर रहे थे तो उसमें भी जो है वो उन्होंने कॉल की थी बाकायदा. वो उन्होंने बात करना चाह रहे थे कि भाई आपके जो मेजबान बैठे हैं इन्होंने मेरा जिक्र किया. मैंने बोला था ये, मैंने कहा अली जैदी को शदीद विड्रॉल हो रहा है रिजल्ट्स देख के इस वक्त. तो उसमें उन्होंने बताई ये बात. तो बहरहाल वो उनका इंटरव्यू सुन के ना उन्होंने अपनी पार्टी क्यों छोड़ी थी
तो पीटीआई के एक और लीडर के, कराची के एक बड़े लीडर का मेरे पास पर व्हाट्सएप आया था, उन्होंने मुझे बताया था कि अबे भाई इग्नोर करो इसको यार, ये तुम्हें पता नहीं है क्या, बट बहरहाल चलें जी, देखते हैं क्या रहता है सिलसिला। लेकिन जो मरवत साहब हैं, बहरहाल उन्होंने जो है वो पार्टी में अपने इख्तलाफात खत्म करने का ऐलान किया, और वो जो अपनी सोशल मीडिया एक सेपरेट टीम बना रहे थे वो भी उन्होंने उससे गिव अप करने का ऐलान कर दिया, बिकॉज इन सबको अंदाजा होना चाहिए कि यार इस पार्टी में, ये पार्टी एक शख्स की शख्सियत के गिर्द घूमती है, और इसके अलावा अगर कोई और कुछ करना चाहेगा तो उसकी कोई दाल गलने नहीं वाली है यहाँ पे। अब ये चलते हैं, आपको ब्रेक की जाने के लिए चलते हैं, टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक इस वक्त आने वाला है, मिलते हैं आपसे इसके बाद। So don't go anywhere and keep listening. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। This is the Sunrise Show with me अदील and good morning। जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है, और सिचुएशन क्या है जरा सा खेलों के हवाले से बात करते हैं। एंड पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो कैंप था काकूल का, that has finally come to an end, और अपने अख्ताम को जो है वो खैर खैरियत से पहुंच गया। अल्लाह करे कि कोई खिलाड़ी को इंजरी विंजरी ना हो गया, उसको जो सब कुछ जो है वो खैर खैरियत से गुजर गया हो। और सुना है कि जी एक अलविदाई उनको जो है वो इफ्तारी भी दी जा रही है आज आर्मी चीफ की तरफ से, तो ये भी ठीक हो गया। और जो सीन हुआ है वो ये हुआ है कि जी शाहीन शाह अफरीदी जो है वो आपको शायद पता चला हो कि वो ये कैंप खत्म होने से 2 दिन पहले वापस अपने घर चले गए। बताया उन्होंने ये कि उनके कोई करीबी अजीज हैं जिनकी तबीयत जो है वो नासाज है, जिसकी वजह से ही हैज टू बी बैक एट होम। बहरहाल आपको पता है काफी सारे लोग इसको डिफरेंट जाविये से देख रहे हैं, लेकिन अगर शाहीन के घर में वाकई किसी की तबीयत की नासाजी है तो हम उनके लिए दुआ गो हैं, अल्लाह ताला उनको जो है वो शिफाए कामिल अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, बाबर आजम ने जो है वो भी बात की है मीडिया से, कहते हैं वनडे इवेंट में अफगानिस्तान के हाथों शिकस्त पर सो नहीं सका था। अबे हम कौन सा, शाहीन और रिजवान दोनों ही टीम के लिए अहम, सबको साथ लेकर चलता हूँ। अच्छा चैलेंज ही, देखते हैं जी और क्या सीन है। अच्छा जी, नसीम कहते हैं सख्त मुशक्कत से इतने थक जाते थे कि बिस्तर से उठने की हिम्मत ही नहीं होती थी। बाबर कहते हैं आजम ने पहाड़ पर चढ़कर हिम्मत दिखाई, चोटी पर पहुंचकर बहुत खुशी हुई। आजम खान का ये कहना है स्टेमिना में बेहतरी पर तवज्जो मरकूज रही, खुशगवार माहौल में सब साथ रहें तो टीम में मुस्बत ताकत आती है। आजम खान का ये कहना है जितना फिट होंगे टीम के लिए उतना ही अच्छा है। वो क्या जबरदस्त बात बोली है भाई शादाब ने, हमें तो पता ही नहीं थी ये बात। कहते हैं जी काकूल का फिटनेस नहीं, काकूल में फिटनेस मेयार बेहतर बनाने के साथ एक दूसरे के ज्यादा करीब आने का मौका मैसर आया। नॉन स्टॉप क्रिकेट खेलने के लिए तैयार हो गए, इत्तेहाद हम आंगी अहम मकसद हासिल कर लिया। बड़ा सियासी बयान दिया, कुछ सियासी जमात का कोई लीडर बयान दे रहा है अपना, लेकिन खैर चलें जी आगे बढ़ते हैं। और क्या सीन है, कोई और खबर। अच्छा जी, रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया के हाथों, चलो यार इसका हमें क्या। अच्छा, पाकिस्तान की कोच की काफी हद तक मेरे ख्याल से अब ये काफी हद तक बात जो है ना वो क्लियर हो गई, और उसमें जो चीज आई है वो ये थी कि जेसन गिलेस्पी टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान के कोच होंगे, और गैरी कर्स्टन इज गोइंग टू बी द व्हाइट बॉल कोच फॉर पाकिस्तान। सो या इट साउंड्स गुड, लेट्स सी। सुनने में तो अच्छा लगता है ये सब, लेकिन देखते ही हैं कि इससे पहले भी हमारे पास बड़े अच्छे अच्छे कोचेज आए, लेकिन हम ज्यादा उनका जो है ना वो ख्याल रखते नहीं है। आपको पता है पाकिस्तानी क्रिकेट का बड़ा टॉक्सिक सा माहौल जो है ना बज़ाहिर लगता है, और उसमें सिचुएशन कहते हैं कि कुछ खराबी हो जाती है इन लोगों की, बट खैर चलें जी आगे बढ़ते हैं। और क्या सीन है, और ये सीन है कि कुछ जरा बात कर लेते हैं फुटबॉल के हवाले से। क्रिकेट में तो और कुछ आपको पता हो नहीं रहा, बिकॉज इस वक्त जो है वो IPL चल रही है, और अभी अगले कोई तकरीबन अब 10 दिन रह गए हैं, 10 या 11 दिन ऐसे ही कुछ रह गए हैं पाकिस्तान या न्यूजीलैंड की सीरीज के आगाज के हवाले से। उसमें भी कोई इतनी खास एक्साइटमेंट ज़ाहिर है इस वजह से नहीं हो रही है, बिकॉज कोई न्यूजीलैंड ने टीम अपनी को बहुत ही कोई फजूल सी टीम भेज रही है वो, बिकॉज कुछ खिलाड़ी उनके IPL में बिजी हैं, 3 खिलाड़ी उनके पाकिस्तान आने में बाज़ाहिर इंटरेस्टेड नहीं है, जिन्होंने दे ऑप्टेड आउट ऑफ द स्क्वाड। सो लेकिन देखते हैं जी, टीम तो बाहर आएगी, पाकिस्तान टीम भी एक्शन में होगी। बाबर आजम अपनी कप्तानी को एक बार फिर से रिज्यूम करेंगे जहां से उन्होंने छोड़ा था, एंड या पहले मैचेस पिंडी में होने वाले हैं, फिर लाहौर में होंगे। पिंडी स्पेशली इज अ हाई स्कोरिंग ग्राउंड, लेट्स सी हम क्या करते हैं इस चीज के हवाले से, बट चलें अब जरा बात कर लेते हैं कुछ फुटबॉल की। और इंग्लिश प्रीमियर लीग में कल बड़ा इंपॉर्टेंट या जो है वो ये बड़ा इंपॉर्टेंट वीक था,
जो अपने इख्तिताम को पहुंचा वीकेंड में, यही बोलूंगा. और उसमें जो एक बहुत खास मैच था वो कल खेला गया बिटवीन जो खास मैच खेला गया बिटवीन लिवरपूल एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड. एक जमाने में जब भी दोनों टीमें बराबर की हुआ करती तो फिर इंटरनेशनल इंग्लिश प्रीमियर लीग की ये मजबूत तरीन राइवलरीज में ये हुआ करती थी और बड़ा जबरदस्त दोनों टीमें बड़ा जम के खेला करती थी. लेकिन अब इन दोनों टीमों की क्वालिटी में जो है वो एटलीस्ट वक्ती तौर से काफी फर्क आ गया. लिवरपूल इस वक्त काफी स्ट्रॉन्ग टीम है. मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है वो जरा स्ट्रगल कर रही है. मोमेंटम नहीं बन पाया पूरे सीजन उनका. कुछ शुरू में लगा भी था कि शायद इस सीजन में कुछ सिचुएशन अच्छी है और एक बड़ा जबरदस्त बाइसाइकिल गोल भी उन्होंने स्कोर किया. अभी तक सेलिब्रेट कर रहे हैं यूनाइटेड वाले जो सपोर्टर्स हैं उस गोल को, गार्नाचो का. और वो लेकिन पॉइंट्स टेबल पे जो है दे आर एक आपको अंदाजा हो रहा है कि टॉप 3 टीम्स हैं और फिर उसके बाद एक बहुत ज्यादा डे लाइट है एंड देन कम्स द रेस्ट ऑफ द टीम्स. सो बहरहाल कल यूनाइटेड जो भी था ये लिवरपूल के साथ मुकाबला हुआ. 2-2 गोल से ये मुकाबला बराबर रहा. एक मौके पे तो लिवरपूल डाउन था अंटिल द 84th मिनट जब मोहम्मद सलाह ने पेनल्टी पे गोल स्कोर किया. मैनचेस्टर यूनाइटेड वाज एक्चुअली विनिंग बिफोर दैट 2-1. लेकिन ये मुकाबला 2-2 पे जो है वो इख्तिताम पे पहुंचा और लॉट्स ऑफ चांसेस देयर फॉर लिवरपूल. आई थिंक दे विल बी रूइंग दोस चांसेस जो कि उन्होंने कल के मैच में जो है वो मिस किए. और उसका जो है लिवरपूल को नुकसान ये हुआ कि उन्होंने इस वीक का आगाज जो कि एज नंबर 1 टीम किया था, अब वो गोल औसत की या गोल डिफरेंस की बुनियाद पर जो है वो नंबर 2 पर पहुंचे. और आर्सेनल जो है दे हैव फिनिश्ड वीक 31 एज द नंबर 1 टीम इन द इंग्लिश प्रीमियर लीग वंस अगेन. मैनचेस्टर सिटी जो है वो इन दोनों टीमों से 1 पॉइंट पीछे है. वो इस वक्त नंबर 3 पर मौजूद है. एंड देन आई सेड देयर इज अ ह्यूज डे लाइट बिटवीन द रेस्ट ऑफ द टीम. तो टॉटनहम हॉटस्पर जो कि अपना वीकेंड पे मैच जीतने में कामयाब हुई 60 पॉइंट के साथ जो है वो चौथे नंबर पर है एंड दैट्स द फाइनल प्रीमियर लीग स्पॉट. लेकिन उनका और एस्टन विला का जो है वो जबरदस्त मुकाबला हो सकता है इस पोजीशन के लिए. मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए जाहिर है यूरोप में खेलना इस वक्त वो कॉन्फ्रेंस लीग और पता नहीं क्या क्या वहां तक तो शायद पहुंच जाएंगे, लेकिन यूरोपा लीग के लिए खेलना जरा उनके लिए मुश्किल लग रहा है अभी फिलहाल. अनलेस एस्टन विला messes things up big time या फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है वो बहुत जबरदस्त खेलने में कामयाब हो जाता है. लेकिन खैर चलो जी, तो ये रहा सिलसिला जहाँ पे आर्सेनल ने जो है वो कामयाबी हासिल की ब्राइटन के खिलाफ 3-0 से. मैनचेस्टर सिटी ने इस वीकेंड पे कामयाबी हासिल की 4-2 से अगेंस्ट द क्रिस्टल पैलेस. सो वेरी कंफर्टेबल विन फॉर दीज 2 टीम्स. और फिर उसके बाद जो है चेल्सी और ओरे बाप रे, चेल्सी का सीन तो बहुत ही बैड चल रहा है यार. शेफील्ड यूनाइटेड जो कि इस वक्त टेबल पे सबसे बॉटम टीम है, उनके खिलाफ भी जो है वो चेल्सी का मैच जो है वो ड्रॉ हुआ एंड दे कंसीडर्ड अ गोल इन द 93rd मिनट, अदरवाइज दे वर विनिंग 2-1. सो वाह क्या बात है यार, चेल्सी को बहुत मेहनत करनी है यार वापस आने के लिए. वाकई बिल्कुल ये सीजन तो उनका बहुत फॉरगेटेबल रहा, काबिल फरामोश रहा. टॉटनहम 3-1 से कामयाबी हासिल की नॉटिंघम फॉरेस्ट के खिलाफ. अब क्या सीन है जी, अब फोकस नाउ शिफ्ट्स टू द चैंपियंस लीग. कल रात यानी होपफुली चांद रात जो होने वाली है उसमें 2 बड़े जबरदस्त मैचेस जो हैं वो होंगे और आर्सेनल विल बी होस्टिंग बायर्न म्यूनिख. पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात को 12 बजे ये मैच होना है. और रियल मैड्रिड विल बी होस्टिंग मैनचेस्टर सिटी. चैंपियंस लीग आप जानते हैं इलीट यूरोपियन फुटबॉल टूर्नामेंट है. आर्सेनल एक बहुत तवील अरसे के बाद जो है वो क्वार्टर फाइनल में पहुंचने में कामयाब हुआ है. उनका मुकाबला हो रहा है अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख व्हिच यू हैव गॉट टू से इजंट इन द बेस्ट ऑफ द फॉर्म. अगर आप ये भी देखें सो दे हैव ऑलमोस्ट लॉस्ट द बुंडेसलीगा जो कि जर्मन इलीट फुटबॉल, उनके जो प्रीमियर लीग या जर्मन का जो फर्स्ट डिवीजन फुटबॉल होती है उसमें उनके और बायर लेवरकुसन के दरमियान 16 पॉइंट्स का जो है वो फर्क आ गया. और बायर्न म्यूनिख का जो रन है वो भी कोई इतना जबरदस्त जो है वो चल नहीं रहा. इनफैक्ट ओवर द वीकेंड दे लॉस्ट द गेम एट हाइडनहाइम 3-2 और उससे पहले जो वीक था उसमें उनको होम ग्राउंड पे बोरुसिया डॉर्टमंड के हाथों जो है वो शिकस्त का सामना करना पड़ा था. डॉर्टमंड इटसेल्फ इज एट नंबर 5 ऑन द टेबल राइट नाउ. सो I think Arsenal can fancy their chances this time. एक जमाने में बायर्न म्यूनिख, बार्सिलोना जब आर्सेनल के सामने आती थी तो it was given that Arsenal is going to lose this game. लेकिन इस बार I think they will be very disappointed कि इस वक्त एक struggling बायर्न म्यूनिख टीम के खिलाफ they are not able to cruise to a win. So first leg जो है वो वीकेंड पे होने वाले, सॉरी इस मिड वीक पे होने हैं, कल रात होने हैं. So yeah, looking forward to that man, seriously. चलें जी,
सम मैराथन फुटबॉल डिस्कशन टुडे. ओह, फहीम अली खान कहते हैं, ब्रो व्हाट इज द बाइसाइकिल गोल. बाइसाइकिल, देखो बाइसाइकिल किक जो होती है ना, कभी आपने देखा हो खिलाड़ी जो है वो एक उल्टी कलाबाजी खा के जो है वो एक गोल स्कोर करता है. चलें, कोई अगर यूनाइटेड का सपोर्टर हो, उनके सीजन की जो सबसे खूबसूरत चीज इस बार हुई है वो वही बाइसाइकिल किक गोल था गर्नाचो का. सो कोई अगर शेयर कर ले तो फिर हमारे फहीम भाई को पता चल जाए कि आखिर ये चीज थी क्या या होती क्या है. अभी ले चलते हैं आपको ब्रेक की जाने. मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वैसे रमजान की जिन चीजों के बारे में अभी बात कर रहा था कि रमजान के एंड तक पहुंचते पहुंचते तो आपको थोड़ी सी एक फटीक वाला एलिमेंट इंसान में क्रिएट हो जाता है, लेकिन 3 या 4 दिन बाद जब ईद की रौनकें खत्म होती हैं, you start missing out few of the things that you consistently do during the Ramzan. It becomes a part of your daily schedule. I think playing this kind of music is something that I'll definitely miss. So yeah, मेरा ख्याल से इसको हम कोशिश करते हैं कि जारी रखें. अच्छा, काफी सारे लोगों के मैसेजेस आए, मैंने देखा अभी फेसबुक में, बच्चों के स्कूल के बारे में बता रहे हैं. CJM Clifton is also open today and tomorrow as I just dropped my daughter, whereas my son's school Civitas is closed. All right, CJM Convent of Jesus and Mary is open. Okay, Benchmark School is also open. Just dropped Numair. अच्छा, वो नईम शाहिद साहब का मैसेज था, सॉरी. सारा शहजाद कहती हैं Benchmark is also open. Just dropped Numair to school. All right. इसके अलावा फारूक असगर कहते हैं अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम इस्लामाबाद. प्लीज एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कच्चे एंड पक्के के डाकू. देखो, कच्चे के डाकू अपने आप को डाकू कहते हैं, बस ये फर्क है. स्मार्ट स्कूल इज ऑल्सो ओपन, उरूसा इजाज का ये कहना है. इसके अलावा आमिर जावेद कहते हैं गुड मॉर्निंग, नो रश ऑन द रोड्स ड्यू टू स्कूल क्लोज मोस्टली एंड मोस्टली पीपल गेट सैंडविच लीव in town city as most of the people in Islamabad are not local and last days of local transport is difficult especially for Kashmir side. वाकई ऐसे अब मुझे लग रहा है कि एक कौम एक ऐसी पैदा हो चुकी है जो अपने आप को इस्लामाबादी कहती है. यानी वो 2-3 जनरेशन अब इस्लामाबाद में पैदा हुई है. और मुझे याद है रिसेंटली मैं किसी से मिला था एंड वो थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि वो नौजवान था, लेकिन वो थोड़ा सा ऑफेंड हुआ था इस बात में. कहने का नहीं सर, I am from Islamabad. I am a Islamabadi. I don't go anywhere during Eid. मैंने कहा that is wonderful. I'm so sorry. So yeah, मेरे ख्याल से कुछ ये वाली अब एक जनरेशन आ गई है इस्लामाबाद में, लेकिन फिर भी अभी बड़ी तादाद में लोग जो है वो जा रहे होते हैं और इसमें कोई बुराई भी नहीं है. जैसा कि हमारे दोस्त अभी हसान शेख ने बताया कि वो इस वक्त सियालकोट के रास्ते पे जो है वो अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं और अपनी वो कैजुअल लीव वगैरह उसको अवेल कर रहे हैं. वेल डन, व्हाई नॉट एंजॉय योर ईद एट योर आबाई गांव माय फ्रेंड. आबिद अमीर कहते हैं आपने कड़क नोट के हवाले से पूछा, तकरीबन 1000 रुपए की गड्डी पर 500 रुपए ऊपर देने पड़ रहे हैं और वो भी आसान से सेल हो रही है बॉस. यार वैसे वाकई पता ये सूद की एक बहुत ही आसान किस्म है. ये भी सूद है, यानी आप किसी पे नकद के ऊपर कोई मनफत या कोई उसको एक प्रॉफिट दे रहे हैं एक कंज्यूमेबल चीज के ऊपर. यार कसम से यार, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान. अस्सलाम वालेकुम, लिसनिंग टू यू इन माय ऑफिस. फैसल ज़हीर कहते हैं लाहौर में टीम स्कूल्स ओपन हैं आज भी और कल भी. ऑलराइट. अहमद शहजाद कहते हैं गुड मॉर्निंग फ्रॉम बावलपुर. अच्छा जी, तो ये हैं इस वक्त हमारे जो फेसबुक पे मैसेजेस मौजूद थे. थैंक यू सो मच जिन लोगों ने मैसेज किया. सीडर स्कूल इज ऑल्सो ओपन. अबे तो फिर स्कूल बंद कौन सा है आज, मुझे ये बताइए आज यार. सिर्फ निविक्टस नहीं, कौन सा स्कूल है वो, सिविटास. ऑलरेडी तो नाम भी स्कूलों का इतना मुश्किल. सिविटास स्कूल जो है वो इस वक्त मुझे लग रहा है बंद है. बाकी तमाम स्कूल्स खुले हुए, कम से कम मेरी टाइमलाइन से तो मुझको यही अंदाजा हो रहा है. चलें जी, और क्या मैसेजेस हैं, 3 मिनट है हमारे पास. जीशान बेग साहब कहते हैं हो सकता है ईद जुमेरात 11 अप्रैल को हो. हुकूमत भी बुध की छुट्टी दे चुकी है. जुमेरात की ईद के हिसाब से कुछ साल पहले भी सऊदीया से पाकिस्तानी ईद 2 दिन के वक्फे से हुई थी. देखिए साइंटिफिकली तो ये पॉसिबल नहीं लग रहा है और इंशाल्लाह ख्याल यही है कि चांद जो है वो पाकिस्तान के जुनूबी इलाकों में बासानी नजर आ जाएगा. बल्कि कल भी मैं मगरिब के टाइम पे उसके बाद नमाज के बाद जब मैं आसमान की तरफ सर उठा के देख रहा था तो आई वाज नोटिसिंग कि इस वक्त मतला शदीद साफ है. बिकॉज कराची में इस वक्त जो है वो माशाल्लाह सी ब्रीज चलना शुरू हो जाती है. जो शाम में आप जानते हैं कराची की मशहूर ज़माना सी ब्रीज वो चलनी शुरू हो जाती है. सी ब्रीज जब चलती है तो कराची का मतला जो है वो काफ़ी साफ हो जाता है. सो कोई ऐसी वजह नहीं नज़र आती कि
चांद कल ना नजर आए, बट देन यू नेवर नो. अच्छा जी, सुमेरा का कहना है सिटी स्कूल इज क्लोज्ड. ऑलराइट. फरहान रजा कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहरिया के स्कूल बंद हैं. वेरी नाइस. ठीक है भाई, यानी बंद भी हैं स्कूल. चलो गुड है, गुड है. और कौन है? खुरम कहते हैं प्रॉब्लम इज माई डॉटर स्कूल वेरिटास इज क्लोज्ड एंड सन स्कूल इज ओपन. यू कैन इमेजिन द कंडीशन एट होम. यार वैसे वाकई सीरियसली. अच्छा, हसन कहते हैं ब्रदर आई एम ऑन माई वे टू वर्क राइट नाउ. अच्छा, आई एम सॉरी, यानी कल तुम छुट्टी लोगे मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत. सॉरी, आई मिसअंडरस्टूड दैट. आई थॉट यू आर ऑन योर वे टू स्कूल. ऑलराइट. जीशान बेग साहब कहते हैं इंटरनेशनल रोमानी डे, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, इज ऑलवेज मार्क्ड ऑन 8th of April. It honors the first major international meeting of Romani representatives, April 7 to 12, 1971 in London. Romani, also known as Gypsies, were originally traveling court musicians in part of what is now India and Pakistan. Yeah, actually this is quite interesting. ये यूरोप में एक एथनिक ग्रुप है जिसको रोमानी कहा जाता है. इनको असल जिप्सीज भी कहा जाता है. ये आपको यूरोप में मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ शहरों में नजर आएंगे. यानी मैंने इनको जो है वो स्विट्जरलैंड में पहली बार देखा था, क्योंकि मुझे वहाँ की शामें बहुत पसंद हैं. तो मैं वहाँ पे हम लोग वहाँ बैठे हुए थे जिनीवा के किसी कैफे के बाहर, और हमने देखा कि वहाँ पे रोमानी पीपल नजर आए और वो गिटार लेके गाना गा रहे. बट दे वर पुअर पीपल, दे आर वन ऑफ द पुअरेस्ट पीपल इन यूरोप. और इनके बारे में बिल्कुल यही कहा जाता है कि इनका डीएनए सैंपल जो है वो मैच करता है सब साउथ एशियन लोगों के साथ. और वो मुगलों के ज़माने में या कभी यहाँ से मूव करके जो है वो यूरोप चले गए थे और फिर वो वहीं पर ही बस गए. और पूरी इनकी एक है बाकायदा इनकी ऑर्गेनाइजेशन है और इनका अपना झंडा है. सो आज इंटरनेशनल रोमानी डे जो है वो बनाया जाता है. सो या Welcome back, guys. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me and Adil and good morning in दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. Alright, चलो 8:37 हो चुके हैं एंड यार अभी कोई हॉलिडे मोड इज ऑन मैन. दिल ही नहीं चाह रहा है कोई और बात करने का, लेकिन खैर चलो जी, जरा हम थोड़ी देर में इस हवाले से जाएंगे. अबे यार बोइंग का तो बहुत बैड सीन हो गया है यार. अभी पता चला ना आप लोगों को कि बोइंग जितने भी अमेरिका में, मैंने शायद पिछले प्रोग्राम में भी ये बात बताई थी आपको. कब किया था? फ्राइडे को मुझे किया था प्रोग्राम कि इफ इट इज बोइंग आई एम नॉट फ्लाइंग. इस तरह कोई एक इंटरनेट पे जो है ना वो एक ट्रेंड चल रहा था. और कल एक और वाकया जो है वो रिपोर्ट हुआ है, और हुआ ये है कि साउथ वेस्ट एयरलाइन, आप जानते हैं अमेरिका की एक मशहूर लो कॉस्ट कैरियर है, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एयरलाइंस देयर. उनकी एक फ्लाइट टुक ऑफ फ्रॉम डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डेनवर कोलोराडो. और हुआ ये कि ये फ्लाइट जो है ना इसको जाना था ह्यूस्टन. इसमें 135 अफराद सवार थे. नहीं अल्हम्दुलिल्लाह फ्लाइट इज सेफ एंड गुड, 6 क्रू मेंबर्स, एवरीथिंग, सब कुछ था. और हुआ ये कि कहते हैं कि उसका एक इंजन के ऊपर कोई एक काउलिंग, नाउ हाउ टू एक्सप्लेन देम, कि इंजन के ऊपर समझ लें कि एक तरह की एक कवरिंग उसके ऊपर जो थी ना वो दैट फेल ऑफ. यानी वो लोग नजर आए लोगों को, लोग इंजन से, जस्ट इमेजिन यार, जहाज टेक ऑफ हुआ, लोग तस्वीरें बना रहे हैं, कैमरा ऑन है, ये कर रहे हैं, अचानक यू हैव रिकॉर्डेड समथिंग, जहाज के ऊपर से कवर, उसके इंजन के ऊपर से कवर, चीखें निकल जाए लोगों की. तो कुछ यही वाला सीन जो है ना ये उस जहाज के साथ हुआ. और फिर जैसे कहते हैं कि जहाज नेचुरली दे उसको उन्होंने लैंड वैंड सब ठीक से कर लिया. साउथ वेस्ट एयरलाइन का जो है वो ये कहना है दैट देयर मेंटेनेंस टीम वुड रिव्यू द बोइंग. अच्छा, इट्स अ बोइंग 737 बाय द वे, नॉट द मैक्स बट 737-800. एंड अब जो है वो आके उसको देख रहे हैं. वो कहते हैं जी वी अपोलोजाइज फॉर द इनकन्वीनियंस ऑफ द डिले, ब्ला 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 ब्ला. बट ठीक है जी, 2015 का जहाज बना हुआ है. अब इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका की, जैसे हमारे यहाँ सिविल एविएशन अथॉरिटी है, तो उनके यहाँ जो एविएशन अथॉरिटी अमेरिका में उसको FAA कहा जाता है, उन्होंने कहा है कि भाई इसको जरा हम इसको इवेल्युएट करेंगे. बिकॉज यार बोइंग तो वाकई बहुत बैड सीन चल रहा है इस वक्त. आपको ये भी पता चला होगा रिसेंटली दैट उन्होंने जो उनका CEO है बोइंग का, वो भी अब कंपनी छोड़ के जा रहा है. आपको पता है उसे कंपनी छोड़ने पर भी $33 मिलियन मिलने वाले हैं. इसे कहते हैं गोल्डन पैराशूट या पता नहीं क्या क्या बोला जाता है, इनके लिए टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती है. और कहते ये हैं जी कि अभी फिलहाल बोइंग ने इस पर जो है ना वो कोई जवाब नहीं दिया है. और अच्छा, फ्राइडे को भी बोइंग ने ये ऐलान किया था दैट दे आर पेइंग $160 मिलियन टू अलास्का ईयर
और अगर आपको याद हो, आपसे कुछ दिनों पहले अलास्का एयर का जो एक वाकया हुआ था जिसमें याद है वो उसका जो इमरजेंसी डोर था वो गिर गया था और एक चीजें सामान सकअप हो गई थी, यानी बड़ा अजीब वो वाकया हुआ था एंड एवरीथिंग वाज रिकॉर्डेड ऑन टेप एज वेल. तो उसकी वजह से उन्होंने अपने तमाम बोइंग्स को जो है वो जितने उनके 737 थे उनको उन्होंने ग्राउंड कर दिया था और अलास्का एयर को जो है वो काफी सिवियर फाइनेंशियल लॉस उठाना पड़ा था बिकॉज ऑफ दिस फ्लाइट कैंसिलेशन एंड ऑल. सो फिर बोइंग ने ऐलान किया दैट दे विल, पिछले फ्राइडे उन्होंने ऐलान किया कि दे विल बी पेइंग $160 मिलियन टू अलास्का एयर टू मेक अप फॉर देयर लॉस. सो यार अजीब सिचुएशन चल रही है बोइंग की इस वक्त ना यार, ये तो वाकई परेशानी होती है. चलो शुक्र है यार हमारे यहाँ, वो ना पाकिस्तान में ज्यादातर हम एयरबस यूज कर रहे होते हैं, जो हमारे पास ज्यादातर एयरलाइंस के पास है वो एयरबस है, इंक्लूडिंग PI है. या वी डू हैव बोइंग 777 बट वो काफी पहले के बने हुए हैं, उस वक्त तक इतने बैड सीन नहीं हुए होंगे. बट अल्लाह ताला जो है अल्लाह ताला सबको महफूज रखे और खैर आफियत में रखे. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है, और ये सीन है कि जनाबे वाला ओहो भाई मैं तो अभी देख रहा हूँ अपनी न्यूज की, अमेरिका में असल में इस बार एक्लिप्स हो रहा है ना, तो ऐसा लग रहा है पूरी दुनिया में एक्लिप्स हो रहा है. आप देखें उस चक्कर में मैंने बताया था ना कि हमारे यहाँ भी लोगों ने जो है ना वो अपने थ्रेड्स वगैरह बनाकर कि एक्लिप्स का क्या होने वाला है. बहुत सारे लोग इस एक्लिप्स को जो है वो रेड हाइफर की कुर्बानी के साथ जो है वो भी जोड़ रहे हैं. आपको पता है कि वो भी वाकया अब से चंद दिनों में ही होने वाला है या पता नहीं आजकल में ही हो जाएगा कि जिसमें वो लाल रंग के जो उन्होंने जो लाल रंग की गाय मंगवाई हैं, बिल्कुल लाल रंग एकदम चौकस रेड कलर, वो जो अमेरिका से इंपोर्ट की हैं इजरायली यहूदी जो है इंतहा पसंद, वो इसको कुर्बानी करने वाले हैं बिकॉज तब वो कहते हैं कि दिस इज गो, फिर उसको वो जला देंगे और फिर जला के उसको वो बेसिकली वो पवित्र राख है उनके लिए, वो पाक वो एशेज हैं और उससे वो जो है सफाई करेंगे. दे आर गोइंग टू क्लेंस दैट प्लेस जहाँ पे थर्ड टेम्पल की कंस्ट्रक्शन जो है वो यहूदियों की होने वाली है. यहूदियों की तारीख में टेम्पल से मुराद देखें बात बड़ी सिंपल है. ये मैंने वैसे अपने YouTube वीडियो में बड़ी तफसील से बताई थी कि जब हम टेम्पल की बात करते हैं ये तो हम उनकी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन देखिए हमें जो बात समझनी है वो ये है कि ये जो मज़ाहिब है, ये जो जितने हमारे नबी आए हैं, ये तमाम इन लोगों ने आके दीन इस्लामी जो है वो तरवीज किया है और उन्होंने उसी को फैलाया है. उसी का पैगाम, तौहीद का पैगाम ही सब लेकर आए और वो सिर्फ इस्लाम ही दीन है. और जब अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह ताला के लिए मजहब सिर्फ इस्लाम है, तो उसका मतलब ही यही है एक्चुअली कि जो भी नबी शुरू से आए हैं उन्होंने आके यही, अल्लाह के लिए तो मजहब वही है सिर्फ. तो हजरत सुलेमान ने जो हैकल सुलेमानी की तामीर की थी, हैकल सुलेमानी क्या था, उसको टेम्पल वो लोग कहते हैं, हम टेम्पल नहीं बोलेंगे, इट वाज अ मॉस्क, वो एक मस्जिद थी जिसकी उन्होंने तामीर की थी. लेकिन आपको पता है कि जब बख्त नसर ने हमला किया था जेरूशलम पे, जब वो मेसोपोटामिया से आया था और उसने हमला किया था तो उसने तहस नहस कर दिया था. ये भी अल्लाह ताला की तरफ से आपको पता है कि उस कौम के ऊपर एक अजाब था. और आपने देखे कि अल्लाह ताला ने कुरान में भी अपना एक बंदा बोला कि हमने अपना एक बंदा भेजा, जो बख्त नसर की बात की गई है. सो अल्लाह ताला ने कहीं पे भी ये बात नहीं बोली कि जी वो एक जालिम शख्स था या कुछ, जबकि बख्त नसर वाकई एक बड़ा जालिम बादशाह था, लेकिन अल्लाह ताला ने इस हवाले से कोई जिक्र नहीं किया. ये देखें ये जरा समझने वाली बात है. अब मैं यहाँ पे साहिल अदीम नहीं बनना चाहता, लेकिन ये समझने वाली बात है कि जब अल्लाह ताला की चोजन कौम जो है जब वो गुनाहों में पड़ जाती है और अल्लाह ताला के भेजे हुए जो मैसेज है उससे डिविएट कर जाती है, तो अल्लाह ताला उन पे इस तरह जो है वो अजाब लेकर आता है. तो पहले बख्त नसर ने आके जो हैकल सुलेमानी या वो जो मस्जिद थी जो हज़रत सुलेमान ने तामीर की थी, जिसको यहूदी अपना ज़ाहिर आप जानते हैं उनकी सबसे अहम तरीन बिल्डिंग थी, उसको तहस नहस किया. फिर जब साइरस बादशाह बना ईरान का तो उसने यहूदियों को वापस बुलाया और उसने कहा कि तुम बनाना चाहो बना. उन्होंने फिर दोबारा अपनी सेकंड टेम्पल की जो है वो कंस्ट्रक्शन शुरू की. और फिर तीतुस था या टाइटस जो एक बादशाह था, कैसर रोम था, उसने हजरत ईसा की जो वाकया था, हजरत ईसा का वाकया, जिस तरह यहूदियों ने हजरत ईसा के साथ जो जुल्म किया, उसके बाद टाइटस आया और टाइटस ने आके जैसे कहना चाहिए कि बिल्कुल तबाह कर दिया, तहस नहस कर दिया इस पूरे शहर को और उनके इस टेम्पल को भी, या वो जो दूसरी मस्जिद वहां पे तामीर की गई थी. और फिर उसके बाद जो है वो अब तक कोई वहां पे उनकी कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाई, तो अब वो अपनी तीसरी कंस्ट्रक्शन वहां पे करना चाहते हैं. दे वांट टू, there's no legend about this is real fact. उनकी ये उनके मजहब का ये हिस्सा है. तो लोग अब इस वाकये को अब के साथ जोड़ रहे हैं कि बस वो अब उसकी कंस्ट्रक्शन का आगाज जो है वो करना चाहते हैं. और ज़ाहिर है आप जानते हैं कि वही जगह है कि जो डोम ऑन द रॉक, वो रॉक जो एक बड़ा हाई मकाम है वहाँ पे. मैं एल्टीट्यूड पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, चढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से, हाइट के हवाले से बात कर रहा हूँ. जेरूसलम का एक काफ़ी बुलंद मकाम है
जहाँ पे मस्जिद अक्सा लोकेटेड है, और इसके अलावा वो सुनहरा गुंबद जो वहाँ पे बना हुआ है मस्जिद अक्सा के साथ, जिसको काफ़ी सारे लोग अक्सर मस्जिद अक्सा की मेन बिल्डिंग वही समझते हैं, जबकि मस्जिद अक्सा की जो मेन बिल्डिंग है वो उसके साइड पे बनी हुई है. सो अब कहते हैं जी उसको वो तोड़ देंगे और फिर वहाँ पे जो है वो अपना थर्ड टेम्पल जो है उसकी तामीर जो है वो शुरू करेंगे. लेकिन दिस इज गोइंग टू बी अ मेजर पॉलिटिकल एस्केलेशन. अब हम इन लेजेंड से निकल आते हैं और जरा, या लेजेंड या इस तरह की बातों से निकल आते हैं और जरा मेन सियासी बातें करते हैं. इट्स गोइंग टू बी अ मेजर एस्केलेशन फॉर इजराइल. याद रखिएगा ये बात, बिकॉज इसका एक रिस्पॉन्स और इसकी रिटेलिएशन आएगा. तो क्या इजराइल इस वक्त सियासी तौर से क्या ये काम कर सकता है? बिकॉज रोजाना की बुनियाद पर आपको पता है वहां प्रोटेस्ट हो रहे हैं. बिन्यामीन नेतन्याहू इस वक्त शदीद जो है वो सियासी दबाव में है, वो शदीद मिलिट्री दबाव में भी है. बिकॉज आप जानते हैं कि उन्होंने कल एक मेजर अपना ट्रूप पुल आउट किया है फ्रॉम साउथ ऑफ गजा. सो इस दौरान ये तमाम वाकयात, क्या इतनी मेजर एस्केलेशन इज रियली राइट? या ऑर्थोडॉक्स जूस जो हैं वो ये कर सकते हैं? आपको पता है ऑर्थोडॉक्स जूस जो हैं वो भी आजकल बड़े गुस्से में है, बिकॉज उनके यहाँ एक तबका है जिसको हैरदिम कहा जाता है, और इनकी सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेटरी कर दिया है कि उनको भी कॉन्स्क्रिप्शन यानी उनको भी फौजी ट्रेनिंग 2 साल की करनी पड़ेगी. अब तक ये कहा गया था कि जो भी यहूदी रिलीजियस स्कूल या यहूदी मदारिस समझ ले वहां पे पढ़ेगा या पढ़ते हैं जो लोग जो तौरा की और तिलमूद वगैरह की जो तालीम हासिल कर रहे हैं, उनको फौजी ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है. ये हमेशा से यही चलता आ रहा है, लेकिन अब ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिस इज अ मेजर डिस्क्रिमिनेशन, दिस हैज गॉट टू एंड. पहला फैसला 2017 में आया था, उस वक्त नहीं इसको इंप्लीमेंट किया बिन्यामीन नेतन्याहू ने. अब एक बहुत सख्त फैसला आया है जिसको इंप्लीमेंट करने के लिए बिन्यामीन नेतन्याहू के ऊपर मजीद प्रेशर है. सो लेट्स सी क्या रहती है सूरत हाल. वील बी वॉचिंग, वील बी सीइंग. मिलते हैं आपसे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील एंड गुड मॉर्निंग. ये दोस्तों ने प्रोग्राम भी चुन किया. सुबह हम बात कर रहे थे, याद है टेस्ला के हवाले से, कि टेस्ला ने वो, बल्कि नहीं, खबर कहाँ से शुरू हुई थी? खबर शुरू हुई थी कि मार्क ज़करबर्ग जो है वो दुनिया का तीसरा अमीर तरीन आदमी बन गया. उसकी वजह उसकी अपनी मेटा की जो शेयर प्राइस है वो शायद इंप्रूव हुई होगी, लेकिन उसकी बहुत बड़ी वजह ये भी है कि इलॉन मस्क जो है उनकी जरा कुछ दौलत में शायद कमी आई है. अगर मैं गलती पर ना हूं, इलॉन मस्क अब शायद 4थे नंबर पर आ गए हैं. बिकॉज ये सारे ये नंबर ऊपर नीचे जाता रहता है. नंबर 1 पे जो है वो तो आप जानते हैं कि बैगनो है, लुई विटोन वाले भाई, फिर जेफ बेजोस आ जाते हैं, फिर उसके बाद फिर इलॉन मस्क. इन तीनों के दरमियान आपस में वो चल रही होती है, मैरी गो राउंड चल रहा होता है. लेकिन अभी जो है वो जरा इलॉन मस्क के पैसे थोड़े से कम हुए हैं. उसकी रीजन ये है कि टेस्ला की शेयर प्राइस में थोड़ी सी कमी देखने में आई है. नाउ मैं जरा गाड़ियों के बारे में बात करना चाह रहा था अभी, कि टेस्ला जो है वो थोड़ी सी इस वक्त स्ट्रगल कर रही है. देखिए उन्होंने अभी, हमने शायद लास्ट वीक आपको ये भी बताया था मैंने, कि टेस्ला ने 2020 के बाद अपनी सबसे कम क्वार्टरली गाड़ियों की डिलीवरियां की हैं. ठीक है जी, वरना उनका नंबर ऊपर ही ऊपर जा रहा था, लेकिन अचानक अभी जो है ना वो जरा डिप देखने में आई है. फिर क्या हुआ है कि इस साल के आगाज में, अगर आपको याद हो, सो टेस्ला जो है वो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ईवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन गई थी. बिकॉज सबसे बड़ी कंपनी जो है वो BYD बन गई थी. आई एम प्रीटी श्योर अभी इस क्वार्टर के नंबर आएंगे जो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ दिस कैलेंडर ईयर था, तो इसमें भी हमें ये अंदाजा होगा कि टेस्ला इज एक्चुअली स्ट्रगलिंग. अभी जब BYD का नंबर आ जाएगा, अगर अभी तक आया नहीं है, मुझे जरा चेक करना पड़ेगा, तो BYD का नंबर आ जाएगा तो फिर हमें इसका भी पता चल जाएगा कि जी यहाँ पे भी कहानी क्या चल रही है. क्या उन्होंने दूसरे क्वार्टर भी जो है वो टेस्ला को बीट किया है, विच आई थिंक दे शुड. लेकिन टेस्ला के हवाले से 2 दिन पहले, ये मैं सुबह भी बता रहा था, कि रॉयटर्स ने खबर ब्रेक की और रॉयटर्स ने ये बताया कि टेस्ला ने अपना जो इकोनॉमिकल एक इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो उनका प्लान था, कि एक तकरीबन वो कोई 20 से 25 हजार डॉलर तक की जो है, $25,000 मेरे ख्याल से उन्होंने सीलिंग जो है वो बनाई थी, कि उतनी प्राइस की वो एक इकोनॉमिकल व्हीकल जो है ना वो लेकर आएंगे, मार्केट में इंट्रोड्यूस करा देंगे. सुनने में आया, और रॉयटर्स का ये दावा है, दुनिया की सबसे बड़ी खबर रसां एजेंसीज में से एक, कि रॉयटर ने अपने इस प्लान को स्क्रैप कर, रॉयटर नहीं, टेस्ला ने अपने इस प्लान को जो है वो स्क्रैप कर दिया है. और स्क्रैप इसलिए कर दिया है बिकॉज उनको ये लगता है दैट दे आर टू लेट टू द पार्टी नाउ. और जो ये हैं चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स हैं, ये इकोनॉमिकल मार्केट को खा गए, बिकॉज चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स ना अब इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे पहुंच गए. इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होती है? ये जो एक टर्मिनोलॉजी माशियात में इस्तेमाल होती है, दैट यू आर प्रोड्यूसिंग समथिंग एट द लोएस्ट एवरेज कॉस्ट. यानी आप इतनी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं कि आपकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है वो अपनी लोएस्ट पे पहुंच जाती है. तो इलॉन मस्क को ये लगता है, या टेस्ला को ये लगता है यार वो अब इस सेगमेंट में कम्पीट नहीं कर सकते. दे कैन ओनली कम्पीट इन द प्रीमियम सेगमेंट
जो कि टेस्ला की असल पहचान है. सो एक तो इनकी गेम यहाँ से बाहर. इवन इलॉन मस्क का कहना यही है कि यार ऐसा कुछ है नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं, ये सब है. लेकिन रॉयटर्स के पास जाहिर है उन्होंने कुछ टेस्ला के एम्प्लॉइज से बात की है. जाहिर है ये सीक्रेसी में बात की जाती है, कभी भी कोई जर्नलिस्ट अपना सोर्स को जो है वो रिवील नहीं करता है, ऑल एंड फलाना ये सारी बातें. लेकिन इससे क्या हुआ है कि उनकी शेयर प्राइस में जो है ना वो डिप देखने में आया. लेकिन इलॉन मस्क के बयान के बाद थोड़ी सी ऊपर जरूर आई, लेकिन इससे फर्क पड़ा. अभी 2 दिन पहले इस वीकेंड पे एक और खबर आई थी कि इवन एप्पल ने जो है वो अपनी सेल्फ ड्राइविंग गाड़ियों का उनका एक प्लान था, उन्होंने उसको ड्रॉप कर दिया. उन्होंने कहा यार अच्छा ये सेल्फ ड्राइविंग जो है ना प्लान, यार ये भी कोई बहुत ही बड़ी ड्रामेबाजी थी टेक इंडस्ट्री में ना. ऐसा लगा था बिकॉज देखिए कितने सालों से, मेरा ख्याल तो कोई 8-10 सालों से हम सुन रहे हैं सेल्फ ड्राइविंग कार. इसकी टेस्टिंग ही चल रही है, टेस्टिंग ही चली जा रही है. बल्कि अमेरिका में तो बाकायदा एक मूवमेंट चल रही है इन सेल्फ ड्राइविंग कार्स को फ्लॉप करने के लिए, इनको नाकाम करने के लिए. लोग इन सेल्फ ड्राइविंग कार्स की जो वल्नरेबिलिटीज हैं उसको अंदाजा लगा के उनको तंग करते हैं ताकि वो गाड़ियां जो हैं वो इधर उधर जाके रुक जाएं बीच में, ट्रैफिक को जैम करें, ताकि पता ये चले दैट दीस सेल्फ ड्राइविंग कार्स आर एक्चुअली नॉट रिलायबल एट ऑल. ये बाकायदा एक मूवमेंट है सिलिकॉन में. अमेरिका में भी चंद जगहों पे इसको अलाउ किया गया है. चाइनीज इसमें भी जो है वो जरा आगे जा रहे हैं. लेकिन अब हुआ ये है कि पता ये चला है दैट एप्पल ने तकरीबन अपने को 614 स्टाफ को जो है वो 28 मार्च को उनको ये बताया है कि हम आपको नौकरी से फारिग कर रहे हैं. और उनको फारिग करने की जो है वो वजह ये है कि अब ऐसा लगता है कि वो इस बिजनेस में या इसमें बनाने में इंटरेस्टेड नहीं है. अब से 1 साल पहले की बात है कि जो एप्पल के सीईओ हैं टिम कुक, उन्होंने ये बात बोली थी कि ले ऑफ करना इस सेगमेंट में वुड बी द लास्ट रिजॉर्ट, यानी मैं आखिरी चीज जो करूंगा वो लोगों को ले ऑफ करूंगा. और उन्होंने जो है ना वो अब ले ऑफ कर दिया है. अच्छा, अमेरिका में इस वक्त काफी बड़ी बड़ी कंपनियां बाय द वे लोगों को काफी ले ऑफ कर रही हैं. आई मीन अमेजोन का सुनने में आया है, गूगल का सुनने में आया है, पेपैल हुआ, स्नैप हुआ. All these companies have announced some big layoffs in this year, जिससे अंदाजा ये होता है कि यार अभी तक इनके जो कोविड के दिनों में इन कंपनियों ने बहुत सारे लोगों को हायर कर लिया था, ये अभी तक अपने मॉडल्स को प्रॉपर्ली एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं. एंड देन ऑफ कोर्स देयर इज अ फैक्टर ऑफ एआई. अभी मैं कौन सी मशहूर ऐप है डुओलिंगो, यू नो अबाउट डुओलिंगो, एक बड़ी अच्छी ऐप है. मैं उनका भी अभी एक प्रेस रिलीज सुन रहा था कि उन्होंने भी अपने कंटेंट क्रिएशन साइट पे बहुत बड़ी तादाद में लोगों को फारिग किया है बिकॉज दे थिंक द जॉब कैन नाउ बी डन प्रीटी मच जस्ट लाइक ह्यूमंस बाय एआई. एआई जो है वो काम को बेहतर कर सकता है. सो बहरहाल आई थॉट कि थोड़ी सी डेवलपमेंट 3 चीजों के हवाले से. दिस ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है ना यार, यहाँ पे वैसे बाकी इसमें ना एक पैराडाइम शिफ्ट आ गया बहुत बड़ा. और ये बात जो है ना वो अब माननी पड़ेगी कि यहाँ पे चाइनीज जो है ना यार ये गेम ऑन कर गए हैं. यानी वो जो जापानियों वाली गेम थी ना 60s और 70s वाली, वो अब चाइनीज ने कर ली है. एंड द सॉर्ट ऑफ स्टफ दैट दे आर कमिंग अप विद इज क्वाइट अमेजिंग. आपको दुनिया की बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में नाउ चाइनीज आर पार्टनर्स इन इट, या उनके पास कुछ ना कुछ ओनर्स हैं और उनकी अपनी भी जो ब्रांड है. यार वो जो काम कर रहे हैं, यानी मैं अभी मुझे जहन में नहीं आ रही यार. मैं अभी रिसेंटली एक प्रेजेंटेशन में गया था एट चंगान मोटर्स और वहां पे उनकी चंगान की जो एक ईवी गाड़ी थी यार, जो कि वो यूरोप में बना रहे हैं. द कार वाज डिजाइन समथिंग यार, वो इतनी कोई कूल गाड़ी थी यार, उसका नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा, पता नहीं यार, आई डोंट नो. बट जस्ट गो एंड अगर मुझे याद आ गया मैं बता दूंगा. बट इफ यू गाइस जस्ट गो एंड चेक दैट आउट मैन, दैट वाज सो कूल यार. ओके जी, और कौन है? अदील. अरे यार छोड़ दो यार, अदील पीछे रह गए. इतनी तफसील से हमने BYD और हबको नहीं मेगा ग्रुप के हवाले से बात की थी पिछले हफ्ते, और इसका बड़ा तफसीली जिक्र किया था मैंने यार. आप सुन नहीं रहे थे प्रोग्राम, बहुत तफसील से हमने बताया. बल्कि इस पे तो मैंने व्लॉग भी बनाया था जब ये पहली बार इनकी चाइना में हबको की टीम के साथ जो है वो BYD की मुलाकात हुई थी. बाय द वे टॉकिंग अबाउट मेगा ग्रुप, हमारे दोस्त ख्वाजा हमीद साहब, वो भी मेगा ग्रुप में, उन्होंने बहुत सालों काम किया. उन्होंने कहा आप जब भी जिक्र करते हैं, आप एक बंदे का जिक्र करते हैं, आप मेरा जिक्र नहीं करते, तो आज मैंने जिक्र कर दिया उनका. चलेगा, इस वक्त आगे आप लोग इजाजत दीजिए. अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात जो है वो कल सुबह एक बार फिर होगी. टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.